नमस्कार, स्वागत है आपका आज के वीडियो में। पिछले वीडियो में हमने बात की थी मौर्य वंश के संस्थापक चंद्रगुप्त मौर्य के विषय में। चंद्रगुप्त मौर्य 298 बीसी में दक्षिण भारत में मैसूर के श्रवणबेलगोला नामक स्थान पर जैन धर्म की प्रथा संलेखना के अनुसार अपने प्राणों का त्याग करते हैं। संलेखना या शैल्यवरण, इसे समाधि भी कहा जाता है, ये एक जैन प्रथा है। जब व्यक्ति स्वयं को मृत्यु के निकट पाता है तो वह इस उपवास के द्वारा अपने शरीर का त्याग करता है। जैन धर्म की दो शाखाओं दिगंबर और श्वेतांबर दोनों में ही यह उपवास की प्रथा प्रचलित थी। दिगंबर शाखा में इसे संलेखना या समाधि कहा जाता है, जबकि श्वेतांबर शाखा में इसे ही संथारा के नाम से जाना जाता है। चंद्रगुप्त मौर्य के शासनकाल की सर्वप्रमुख विशेषता थी इनकी विशाल सेना। प्लिनी एक यूनानी लेखक हुए हैं। इन्होंने चंद्रगुप्त मौर्य की सेना के विषय में अपनी पुस्तक में लिखा है कि चंद्रगुप्त मौर्य की सेना में 6 लाख पैदल सैनिक, 30,000 घुड़सवार तथा 9,000 हाथी थे। चंद्रगुप्त मौर्य की मृत्यु के पश्चात इनके पुत्र बिंदुसार मगध की गद्दी पर आसीन होते हैं। बिंदुसार का समय 298 बीसी से 273 बीसी के आसपास का रहा। बिंदुसार को अमित्रघात, सिंहसेन तथा अजातशत्रु, वरिसार जैसे उपनामों से भी जाना जाता है। बिंदुसार के समय में मगध साम्राज्य का राज्य विस्तार तो नहीं हुआ, लेकिन बिंदुसार ने अपने राज्य को संरक्षित करके रखा और मुख्य रूप से इस समय यूनानी राजाओं के साथ निरंतर संबंध बने रहे। बिंदुसार के समय तक्षशिला में 2 बार विद्रोह हुआ। तक्षशिला उस समय मगध का एक प्रमुख केंद्र हुआ करता था। प्रथम विद्रोह को दबाने के लिए बिंदुसार के पुत्र सुशीम तथा दूसरे विद्रोह को दबाने के लिए अशोक को भेजा गया। बिंदुसार की मृत्यु के पश्चात बिंदुसार का पुत्र अशोक गद्दी पर आसीन होता है। अशोक के बारे में बात की जाए तो अशोक मौर्य वंश का सबसे महान शासक सिद्ध हुआ। अशोक के शासनकाल के विषय में जानकारी के प्रमुख स्रोत अशोक के अभिलेख मुख्य रूप से हैं और अशोक भारत का पहला वह शासक था जिसने अपने अभिलेखों के माध्यम से अपनी प्रजा को संबोधित किया। अशोक को चक्रवर्ती सम्राट भी कहा जाता है। चक्रवर्ती का अर्थ होता है सम्राटों का सम्राट। अशोक के अभिलेखों में उसे देवानाम प्रियदर्शी के नाम से संबोधित किया गया है। देवानाम प्रियदर्शी का अर्थ होता है देवताओं का प्रिय शासक। अशोक ने अपनी प्रजा के लिए राजाज्ञाएं भी अभिलेखों में उत्कीर्ण करवाई थी। अशोक के विषय में प्रमाण मिलते हैं कि अशोक ने 273 ईसा पूर्व से 269 ईसा पूर्व तक राजगद्दी को प्राप्त करने के लिए अपने भाइयों से संघर्ष किया, अपने भाइयों से लड़ाई लड़ी और जिस समय बिंदुसार यानी अशोक के पिता की मृत्यु हुई उस समय अशोक अवंती का गवर्नर था। 269 ईसा पूर्व में अशोक का राज्याभिषेक हुआ और अशोक के राज्याभिषेक होने के बाद अशोक ने कलिंग नामक राज्य को अपने साम्राज्य में सम्मिलित करने का एक मुख्य उद्देश्य बनाया। अशोक ने अपने राज्याभिषेक के 6वें वर्ष और 7वें वर्ष यानी 6वें वर्ष के पूर्ण होने और 7वें वर्ष में यानी कि 263 ईसा पूर्व में खैतान और कश्मीर पर विजय प्राप्त की। कश्मीर पर विजय प्राप्त करने के बाद अशोक ने
कश्मीर में श्रीनगर शहर की स्थापना की गई। अशोक ने अपने राज्याभिषेक के 8वें वर्ष पूर्ण होने पर कलिंग का अभियान किया। कलिंग प्राचीन भारत में वर्तमान उड़ीसा को कहा जाता था, अर्थात उड़ीसा का प्राचीन नाम कलिंग है। और कलिंग उस समय एक स्वतंत्र राज्य था। दरअसल जब नंद वंश का शासन मगध पर था तो नंद साम्राज्य के अधीन कलिंग नंद साम्राज्य का एक प्रमुख अंग था। लेकिन जब चंद्रगुप्त मौर्य ने नंद वंश का पतन किया तो उस समय कलिंग एक स्वतंत्र राज्य बन गया। और फिर चंद्रगुप्त मौर्य और बिंदुसार के समय कलिंग स्वतंत्र सत्ता के रूप में रहा। लेकिन अशोक ने कलिंग को अपने साम्राज्य में मिलाने का निश्चय किया। कलिंग मुख्य रूप से महानदी और गोदावरी के मध्य का क्षेत्र है और कलिंग को महासागर का स्वामी भी कहा जाता है। यह मुख्य रूप से अपनी सामरिक स्थिति के कारण महत्वपूर्ण था। कलिंग एक समृद्ध राज्य था और यहाँ पर बहुत ही कलाकार और शांतिपूर्ण लोग निवास करते थे। व्यापार की दृष्टि से कलिंग महत्वपूर्ण था क्योंकि सीलोन, श्रीलंका को प्राचीन काल में सीलोन कहा जाता था। तो सीलोन और जावा द्वीप जैसे राज्यों में यहाँ से व्यापार किया जाता था। तो कुछ इन्हीं कारणों से अशोक कलिंग पर अपना नियंत्रण स्थापित करना चाहता था। और उस समय कलिंग में नंदराज खारवेल कलिंग के राजा थे और अतः अशोक और कलिंग राज्य के मध्य में कलिंग युद्ध होता है। कलिंग युद्ध 261 ईसा पूर्व में हुआ और इस कलिंग युद्ध का उल्लेख हमें अशोक के 13वें शिलालेख में मिलता है। इस कलिंग युद्ध के बहुत सारे परिणाम रहे। आज के वीडियो में हम इतनी ही चर्चा करेंगे। अगले वीडियो में हम बात करेंगे कलिंग युद्ध के मुख्य परिणामों के विषय में और उस कलिंग युद्ध का मुख्य प्रभाव क्या रहा अशोक के शासनकाल पर। तब तक के लिए धन्यवाद।